हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल फिलर्स। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल फिलर्स। आपको वो वीडियो भी जरूर से देखना है। और आज हम लोग करेंगे डबल फिलर्स। फिलर्स के जितने भी पैटर्न हैं जो कि बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मेरे बारे में आपको पता ही होगा, मैं अमनदीप सिंह हूँ और एग्जामिफाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। मैंने पैराजंबल की भी वीडियोस डाली थी, वो भी आपको देखनी है। ठीक है, ज़रूर से। एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड। और लास्ट क्लास मैंने सिंगल फिलर्स की वीडियो डाली थी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट 15 डबल फिलर्स, जिससे आपको सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप बनाओगे या प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा, अप्रोच देखने को मिलेगा और किस तरीके से हमें डबल फिलर्स को टैकल करना चाहिए उसका एक बेहतरीन मेथड आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सबसे बड़ा बात है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आंसर तो हम लोग निकाल लेंगे यार, कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब हम लोग डबल फिलर्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तब। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। और एक बार देखते हैं अच्छे से। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, डायरेक्शन पढ़ लेना, डबल फिलर्स आपको सेट करने। ठीक। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, पार्टनरशिप्स विथ एडटेक फर्म्स। पार्टनरशिप विथ एडटेक फर्म्स हेल्प स्टूडेंट्स डैश देयर स्किल्स, ठीक है, एंड बिकम डैश टू द इकोसिस्टम। तो जो ये पार्टनरशिप किया जा रहा है एडटेक फर्म्स के साथ, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स के साथ, जो कि स्टूडेंट को हेल्प करेंगे डैश देयर स्किल्स, उनके स्किल्स को डैश करने में। तो स्किल्स को जरूर हमको अच्छा करना होगा, थोड़ा सेंस लेते चलना है। एंड बिकम डैश टू द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ हेल्प करेगा उनको, वो खुद को आज के ज़माने के अकॉर्डिंग ढाल पाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आप जब भी डबल फिलर्स बनाओ या फिर ट्रिपल फिलर्स बनाओ, मैं आपको एक ही बात कहूंगा। आप जब भी डबल फिलर्स बनाओ या ट्रिपल फिलर्स बनाओ, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप किसी एक ब्लैंक के लिए श्योर हो जाओ। आप किसी एक ब्लैंक के लिए श्योर हो जाओ। आपके पास डबल फिलर्स में दो ब्लैंक है ना भाई, तो दो ब्लैंक में से आपको किसी एक ब्लैंक के लिए श्योर हो जाना है कि भाई मेरा ये ब्लैंक में ये वर्ड आएगा या फिर ये ब्लैंक में ये वर्ड आएगा। वो एलिमिनेशन से क्या होगा ना, आपको आपका आंसर जल्दी मिलेगा। सपोज कीजिए आप फर्स्ट ब्लैंक के लिए श्योर हो गए कि ए बी सी नहीं आएगा, या तो डी आएगा या तो ई आएगा। अब आपको फिर ये ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप सेकंड ब्लैंक के लिए श्योर हो गए कि मेरा सी डी ई में से नहीं कुछ आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। अब आपको ए या बी में से सेलेक्ट करना है। तो ऐसे करके क्या होता है ना, क्वेश्चन जल्दी बन पाता है और सही सही भी बन पाता है। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ब्लैंक को सेटिस्फाई करना होता है। तो पहले एक ब्लैंक को सेटिस्फाई किया करो, फिर दूसरे ब्लैंक को सेटिस्फाई किया करो। वो तुमको पढ़ के समझ में आएगा कि पहले ब्लैंक की लैंग्वेज ज्यादा इजी है, या फिर सेकंड ब्लैंक की लैंग्वेज ज्यादा इजी है, या फिर पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा इजी है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, उनको अपने दिमाग से भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे कि पार्टनरशिप विद एडटेक फर्म्स हेल्प स्टूडेंट्स डैश। अब मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट ब्लैंक के अकॉर्डिंग सोचूं, अगर मैं फर्स्ट ब्लैंक के अकॉर्डिंग सोचूं तो हॉर्न। हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब होता है शार्पन करना, इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, शार्पन करना, अपनी किसी चीज को धारदार बनाना, स्किलफुल बनाना, अपनी स्किल को बढ़ाना, ये सब मीनिंग होते हैं हॉर्न के। मॉडल आप जानते ही हो, पॉलिश करने का मतलब किसी चीज को चमकाना या पॉलिश करना होता है। लब आप जानते ही हो, कैटेगराइज आप जानते ही हो। हम एडटेक फर्म से पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों की स्किल्स बढ़े, इंप्रूव हो। तो कैटेगराइज नहीं करना स्किल्स को, स्किल से प्यार नहीं करना, कोई सेंस नहीं निकलेगा। स्किल्स को चमकाना भी नहीं है, सच बोलो तो स्किल्स को मॉडल भी नहीं करना। मैं कहता हूं आपका एक ही आंसर निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा पहला वाला ऑप्शन। मैं पहले ही ऑप्शन से श्योर हूं कि मेरा ए आंसर होगा। मैं पहले ऑप्शन से श्योर हूं, क्योंकि मैं स्किल्स को मॉडल देयर स्किल्स क्या करूंगा, पॉलिश थोड़ी करूंगा, स्किल्स को पॉलिश करूंगा, चमकाऊंगा है और थोड़ा चमके, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, मैं स्किल्स को लव नहीं करूंगा, मैं अपनी स्किल से प्यार करने लगूं बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर कैटेगराइज करके देखूंगा अलग अलग, ना ना ना। स्किल्स को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप्स किए जाते हैं। एंड बिकम डैश टू देयर इकोसिस्टम। और देखो सेकंड ब्लैंक पे इकोसिस्टम, जो ये वाला ब्लैंक है इसमें देखो रिलेवेंट वर्ड कितना अच्छा लग रहा है। रिलेवेंट का वैसे मतलब होता है रिलेटेड, जो कि आज के इकोसिस्टम से रिलेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग हो। बिकम रिलेवेंट टू द इकोसिस्टम। जैसे कोई चीज रिलेवेंट होती है, इररिलेवेंट होती है, तो रिलेवेंट हो, इकोसिस्टम से रिलेटेड हो। और आपको पता होना चाहिए कि रिलेवेंट या इररिलेवेंट जैसे वर्ड्स के साथ हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से और बड़े प्यार से निकला, ए नंबर ऑप्शन, ऑन और रेलेवेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। अप्रोच फॉलो करिएगा, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच फॉलो करिएगा। ये रहा आपका आंसर, आंसर नंबर ए। ठीक है।
आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ द टास्क। डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ द टास्क। अगर मैं क्वेश्चन को यहां तक पढूं, अगर मैं क्वेश्चन को खाली यहां तक पढूं, तो टास्क का नेचर अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, क्योंकि कोई काम इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। अगर वो काम इजी है तो आपके लिए वो काम पॉजिटिव है, अगर वो काम टफ है तो अगर वो काम आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सर यहाँ तक तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ तक पढ़ूं तो यहाँ तक तो कोई भी सेंस हो सकता है, बट मेरे को आगे पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने आगे पढ़ा, द टीम मैनेज टू डैश द सॉल्यूशन इन टाइम। अब टीम ने सॉल्यूशन निकाल लिया, टीम ने सॉल्यूशन निकाल लिया, बड़ा ध्यान से समझना, टीम ने सॉल्यूशन निकाल लिया, टीम ने सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अब गौर करो, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्पाइट। अब आओ क्वेश्चन के मीनिंग पे। डिस्पाइट का मतलब पता है क्या होता है? डिस्पाइट कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। डिस्पाइट क्या शो करता है? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन या विरोध, ठीक है। डिस्पाइट हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ये सब क्या शो करते हैं सर? ये सब शो करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या विरोध, ठीक है। ऑल्दो हो गया, दो हो गया, वो कंजंक्शंस होते हैं, ये प्रेपोजिशंस होते हैं, पर दिखाते कॉन्ट्राडिक्शन ही है। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब क्या होता है? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। सपोज कीजिए आपने बहुत मेहनत किया, आप पास कर गए, सो ये इट्स अ लॉजिकल थिंग कि मेहनत करके आदमी पास ही होता है। बट सपोज कीजिए आपने मेहनत किया फिर भी कोई फेल हो गया, कोई किसी ने मेहनत किया वो फिर भी फेल हो गया, दैट इज आई लॉजिकल थिंग, कॉन्ट्राडिक्शन था, ये मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया, के बावजूद, है ना। अच्छा सपोज कीजिए किसी ने मेहनत नहीं करा, किसी ने मेहनत नहीं करा, फेल हो गया, तो ये तो सही बात है भाई, मेहनत नहीं करेगा तो फेल ही होगा, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन किसी ने मेहनत नहीं करा फिर भी पास हो गया, मेहनत नहीं करा फिर भी पास हो गया, ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ये है अपोजिट चीज। जब कुछ अपोजिट रिजल्ट आता है ना, जो कॉज का अपोजिट रिजल्ट आता है ना, जो कॉज है उसका अपोजिट, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो यहां पर हमको कॉन्ट्राडिक्शन सोच के आंसर करना है। ये डिस्पाइट वर्ड मेरा बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर लिखा है डिस्पाइट द डैश नेचर ऑफ द टास्क। टास्क का नेचर कुछ भी हो सकता था, इजी या टफ, लेकिन मैंने जब आगे जाके पढ़ा तो बोला उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर टास्क इजी समझू या टफ समझू? आप सोच के बताना, मेरे को कमेंट करना, मैं टास्क को या इजी समझू कि टफ समझू। हालांकि होना क्या चाहिए, अगर उन्होंने सॉल्यूशन इन टाइम फाइंड आउट कर लिया तो टास्क तो इजी होना चाहिए, क्योंकि इजी टास्क का ही सॉल्यूशन हम लोग जल्दी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ड क्या लिख रखा है, डिस्पाइट। अगर डिस्पाइट लिखा है तो कॉन्ट्राडिक्शन भी चाहिए। तो सॉल्यूशन इन्होंने इन टाइम फाइंड आउट कर लिया, लेकिन काम जरूर इजी नहीं रहा होगा। काम क्या रहा होगा? काम सर टफ रहा होगा। मैं ये आपको अपने तरफ से प्रिडिक्शन बता रहा हूं, काम क्या रहा होगा? काम टफ रहा होगा। तभी तो आप कॉन्ट्राडिक्शन दिखाओगे कि काम टफ था फिर भी उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया समय पे। अगर मैं यहाँ पर काम को इजी कर दूंगा तो इजी काम का तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कोई भी कर लेगा, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का? अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहे हैं इसका मतलब आपको कुछ अपोजिट दिखाना पड़ेगा। तो काम क्या था? काम टफ था, फिर भी उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर हमको काम को टफ दिखाना है और सॉल्यूशन टाइम से फाइंड आउट हुआ ये दिखाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर आंसर अगर मैं सोचूं तो सर पहला ऑप्शन है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग नेचर का या फिर डल नेचर का, बोरिंग नेचर का काम, यह आंसर हो सकता है। इजी आंसर नहीं बनेगा सर, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। क्योटिक, क्योटिक का मतलब होता है आपका, आप कह सकते हो डिस्टर्बिंग या फिर कंफ्यूजिंग से रिलेटेड क्योटिक, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। पर जो काम का नेचर है वो क्योटिक क्यों होगा, डिस्टर्बिंग क्यों होगा? चलो फिर भी अभी ऑप्शन पे रखते हैं। सिंपल है, देखो पॉजिटिव, सिंपल वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, सिंपल को भी हटा दो। अच्छा, अनक्लियर नेचर ऑफ द टास्क, टास्क का नेचर अनक्लियर था, चलो इसको भी रख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो बी और सी तो तेरा, बी और डी तो तेरा ऐसे एलिमिनेट हो गया, बी और डी तो तेरा ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। या तो टीडीएस हो गया या तो क्योटिक हो गया तो अनक्लियर होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का बात है, तो सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा या सीख किया जाएगा या डिसाइड किया जाएगा? सॉल्यूशन डिसाइड नहीं किए जाते, सॉल्यूशन खोजे नहीं जाते, सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं। क्योंकि मेरे को, हमको पता है कि जो मेरे पहले ऑप्शन में टीडीएस वर्ड है वो ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू क्योटिक और अनक्लियर, ये भी बात मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि काम क्या रहा होगा? बोरिंग, बड़ा डल नेचर का काम था, डल नेचर का काम आदमी को करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर काम किया और सॉल्यूशन समय से फाइंड आउट कर लिया। आंसर क्या निकलेगा? ए नंबर ऑप्शन। बाकी आप कुछ भी आंसर नहीं लगाओगे। ये था लॉजिक, ये था सीखने का तरीका। आप इस तरीके से अपने ऑप्शन के लिए श्योर हो सकते हैं। डिस्पाइट वर्ड को देख के क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा हुआ है, हर एक वर्ड कुछ इशारा कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, बस वो आपको देखना है। और जिस दिन आप ये देखना सीख गए, हर एक क्वेश्चन सही करके आओगे और बिल्कुल कम समय में, ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकला? इस क्वेश्चन का आंसर निकला ए।
आते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आंसर करेंगे आप सभी कोई, कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। आप पॉज करके खुद से आंसर करके एक बार, तब मेरा आंसर को चेक करेंगे, ठीक है। आइए, द राइटर्स न्यू बुक एक्सप्लोर्स द डैश कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल मीडिया। अगर मैं यहां तक लिखूं तो जो राइटर है वो कॉन्सिक्वेंसेस फाइंड आउट कर रहा है सोशल मीडिया के। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सुनते जाओ ध्यान से खाली। एंड हाउ इट कंटिन्यूज टू डैश सोसाइटी, और वो सोसाइटी को कैसे डैश कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखूं तो पॉजिटिव लिख रखा है और एक जगह नेगेटिव लिख रखा है। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर सबटल लिख रखा है। सबटल का मतलब होता है माइन्यूट सा, थोड़ा सा, है ना। सबटल का मतलब होता है जैसे सबटल चेंज आता है तो थोड़ा सा, माइन्यूट सा। तो सबटल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, अच्छे परिणाम बुरे परिणाम। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस चलो इसको अभी रख लेते हैं। और एक्सप्लोर इररिलेवेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्यों देखेगा, हम लोग को उन कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब है जो प्रभावित कर रहे हैं या फिर जो रिलेटेड है। हम लोग इररिलेवेंट कॉन्सिक्वेंसेस को क्यों फाइंड आउट करेंगे, जब वो इररिलेवेंट ही है तो फिर वो मेरे सब्जेक्ट मैटर क्यों होंगे, मैं उन पर एक्सप्लोर क्यों करूंगा। सिंपल सी बात है, मेरा इररिलेवेंट वर्ड यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे हमको हालांकि पता है कि ए और बी में ही आंसर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नेगेटिव यही सोच सकते हैं ना। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस जनरली हम लोग नहीं कहते, बट फिर भी हम रख लिए। चलो अब इन तीनों में से तुम आंसर सोचो, इन तीनों में से तुम आंसर सोचो। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और इनरिच द सोसाइटी। इनरिच का मतलब होता है, इनरिच का मतलब होता है किसी चीज में और क्वालिटी एड्स करना, किसी चीज को और इम्प्रोवाइज करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। ये सारे मीनिंग होते हैं आपके इनरिच के। किसी चीज को और इम्प्रूव करना और क्वालिटीज ऐड करना, ये मतलब होता है आपका इनरिच का। तो ये हो सकता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, ये भी तो हो सकता है, इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, उसके सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे और वो कैसे सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है ये देखेंगे। एक तरफ तो आप कर रहे हो, हम उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज को देखेंगे, और एक तरफ ये भी आप कह रहे हो कि मैं वो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब का मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब करना होता है या कुछ परेशान करना होता है। तो एक तरफ आप पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव बात कर नहीं सकते, इस ऑप्शन को भी यहां से हटाओ, या तो ए या तो बी। अब ये दोनों में लड़ाई है। मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं, यहां पर एक वर्ड लिख रखा है कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब होता है परिणाम, जिसका मतलब होता है परिणाम। और सर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड जो परिणाम दिखाता है ना, परिणाम दिखाता है, वो नेगेटिव सेंस में दिखाता है। नेगेटिव परिणाम के लिए हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड का बेसिकली यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये लैंग्वेज है। तो सर यहाँ पर जो मेरा आंसर बनेगा ना, यहाँ पर जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा नेगेटिव वाला, ऑप्शन बी। हम ए को भी नहीं लेंगे आंसर अपना। आई होप आप लोगों ने बी आंसर किया होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बी आंसर किया होगा, नेगेटिव एंड इन्फ्लुएंस। आते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा, हर स्पीच वाज सो डैश दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस कंप्लीटली डैश। उसका स्पीच इतना डैश था कि उसने ऑडियंस को डैश कर दिया। अब सर दोनों चीज हो सकता है, हो सकता है किसी का स्पीच बड़ा बोरिंग हो, ऑडियंस बोर हो गया हो सकता है किसी का स्पीच बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऑडियंस एकदम खुश हो गया, ठीक है, एकदम एंजॉय करने लगा। तो दोनों ही सिचुएशन सर हो सकता है। अब हमको ये देखना है कि सिचुएशन होगा क्या, ये तो सर ऑप्शन ही अब बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये चीज क्लियर कर नहीं रहा है। आइए, पहला में लिखा है इंस्पायरिंग और इंडिफरेंट। उसका स्पीच बड़ा इंस्पायरिंग था, बड़ा मोटिवेट करने वाला था, लेकिन लोग इंडिफरेंट हो गए। इंडिफरेंट का मतलब समझते हो, नॉट इंटरेस्टेड। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, आपको किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आपको किसी चीज में, यू आर डिफरेंट टू समथिंग, इट मींस यू आर इनडिफरेंट टू समथिंग। यू आर इनडिफरेंट टू समथिंग, इट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, यू हैव नो दिलचस्पी, ठीक है। हाँ, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है उस चीज पे, इसका मतलब ये होता है। तो एक तरफ तो आप बता रहे हो इंस्पायरिंग और एक तरफ बता रहे हो इंडिफरेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल, एक बात पॉजिटिव एक बात नेगेटिव, ये तो कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक तरफ बता रहे हो डल है, एक तरफ बता रहे हो अनइम्प्रेस्ड, ये हो सकता है। सो डल दैट ऑडियंस क्या हो गया, अनइम्प्रेस्ड हो गए, हो सकता है। चलो ठीक है, इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं फिलहाल के लिए। बहुत मूविंग था और इमोशनल था, ठीक है। मूविंग था, बहुत ज्यादा मूविंग था और ऑडियंस उससे इमोशनल हो गए। मूविंग का मतलब समझते हो, किसी के अंदर की भावना जगा देना, मतलब फीलिंग्स रेज कर देना, रेज फीलिंग्स, अंदर की भावनाएं जगा दी भाई, हाँ, ठीक है। ये भी हो सकता है सर आंसर सी। अच्छा, डी वेग और अनअफेक्टेड। इतना वेग था कि लोग अनअफेक्टेड हो गए। वेग का मतलब आप जानते ही हैं, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है, जो क्लियर ना हो। अच्छा, एक वर्ड आपका वोग भी होता है, VOGUE, कभी कंफ्यूज मत करिएगा। VAGUE वेग का मतलब होता है अनक्लियर, और VOGUE वोग का मतलब होता है ट्रेंड या फिर फैशन, ट्रेंड या फिर फैशन। ये दोनों वर्ड्स आप याद रखेंगे, ठीक है, ट्रेंड या फिर फैशन। ऐसे ही साथ में बता दिया, याद आ गया तो ठीक है ना। हाँ,
चलो आ जाओ आगे। तो सर वेग और अनअफेक्टेड, बड़ा वेग स्पीच था और लोग अनअफेक्टेड हो गए, लोग प्रभावित ही नहीं हुए। बड़ा वेग स्पीच था, बैठ रहा है क्या, बैठ रहा है क्या, लॉजिक चलो मैं अभी नहीं हटाता। इरिलेवेंट था, लोग पजल्ड हो गए, इरिलेवेंट था मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं था और लोग कंफ्यूज हो गए, एकदम पजल्ड हो गए, चलो मैं इसको भी नहीं हटाता अभी। लेकिन तुमको आंसर सोचना पड़ेगा, क्या पॉसिबल सिचुएशन रहा होगा, क्या पॉसिबल सिचुएशन रहा होगा, क्या ऐसा हुआ होगा कि वो स्पीच रिलेटेड नहीं था इसलिए लोग पजल्ड हो गए। अच्छा रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है तो लोग पजल्ड क्यों होंगे, लोग कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, अगर रिलेटेड नहीं है तो लोग नहीं सुनेंगे, और रिलेटेड होगा तो सुनेंगे, लोग कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है। अच्छा स्पीच बड़ा अनक्लियर था और लोग अनअफेक्टेड हो गए, अनक्लियर था लोग अनअफेक्टेड रहे, ये बैठेगा क्या। या फिर मूविंग था इमोशनल हो गए, या फिर डल था अनइम्प्रेस्ड हो गए, स्पीच बड़ा डल था, डल स्पीच क्या होता है, डल स्पीच, स्पीच बड़ा डल था, लोग अनइफेक्टेड हो गए, अनइम्प्रेस्ड हो गए। अब सही तो आपको दो तीन ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन जो सबसे जेन्युइन और जो सबसे अच्छा लॉजिक यहाँ बैठेगा ना, जो मतलब इन जनरल सिचुएशन सही होगा, मतलब एकदम हर सिचुएशन में सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्पीच बड़ा मूविंग था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल साथ में बैठ रहे हैं, स्पीच बड़ा मूविंग था, मूविंग का मतलब भावना जगा देने वाला, भावनात्मक था एक तरीके से, और लोग उससे क्या हो गए, बड़ा इमोशनल हो गए, क्योंकि लोगों की स्पीच बहुत बार इमोशनल कर जाती है, हम अपनी डेली लाइफ में भी तो ये चीज देखते हैं ना, आप किसी का भाषण सुनते सुनते इमोशनल हो गए, उसकी स्टोरी सुनते सुनते, सो दिस इज अ पॉसिबल थिंग, ये ज्यादा आपका प्रोबेबल सिचुएशन है, ज्यादा पॉसिबल सिचुएशन इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस, हालांकि उनके सेंस भी कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बट ये आंसर आपका ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा सटीक है, आंसर आप सी लगाएंगे। आते हैं आगे। टू बिलीव दैट द प्रॉब्लम ऑफ डैश जर्नल्स ऑन द यूजीसीज व्हाइट लिस्ट इज द सोल इश्यूज अवेटिंग, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ यूजीसी का जो व्हाइट लिस्ट पे जो प्रॉब्लम ऑफ डैश जर्नल्स है वही एक सोल इशू है, सिंगल इशू, सोल इशू, तो अवेटिंग जो अवेट कर रहा है, तो डैश इन द यूनिवर्सिटी वुड बी नेम, अवेटिंग डैश इन द यूनिवर्सिटी वुड बी नेम, तो ये सोचना क्या होगा, नाइव होगा। नाइव का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से जो जिसको जिस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉविस होता है, ठीक है ना, न्यू होता है किसी फील्ड में, उसको हम लोग नैव कहते हैं। तो इस सेंटेंस को बोलने का मतलब है, अगर आप यही सोच रहे हैं कि यही एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना है, जो जर्नल वाला इशू है, तो आप इसका मतलब नाइव है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बड़े इनोसेंट हैं, और भी बहुत सारे इशूज हैं जो कि सॉर्ट आउट करना है, इस सेंटेंस को बोलने का ये मतलब है। आइए देखते हैं जरा, डेंजरस जर्नल्स या टेस्ट, बहुत सारे डेंजरस जर्नल्स है और टेस्ट करना है, जो खाली मतलब खाली डेंजरस जर्नल्स को ही ठीक करना एक ऐसा इशू है जो अवेट कर रहा है, टेस्ट इन द यूनिवर्सिटी वुड बी नेम, क्या ये लगेगा। या फिर सिली जर्नल्स, सिली का मतलब समझते हो, सिली का मतलब फुलिश टाइप, है ना, फुलिश टाइप, इमेच्योर टाइप, जो सेंसिबल ना हो, सीरियस ना हो, नॉट सीरियस, जो कि विजिट करना है, इशू अवेटिंग विजिट। अच्छा इशू अवेट कर रहा है विजिट के लिए, इशू को विजिट करोगे, इशू को टेस्ट करोगे, किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ना तो टेस्ट करते हैं ना तो विजिट करते हैं, दोनों ऑप्शन हटाओ। अच्छा इशू को डेवलप करेंगे, फ्यूचर जर्नल्स, वो डेवलपमेंट, इशू अवेटिंग डेवलपमेंट, इशू को डेवलपमेंट करेंगे नहीं। अच्छा यूजलेस और इशू का हेल्प करेंगे, यूजलेस जर्नल्स और इशू का हेल्प करेंगे नहीं, इशू का क्या करेंगे, रिजोल्यूशंस करेंगे। और डब्ल्यूएस क्या है आपका, जर्नल्स, डब्ल्यूएस का मतलब होता है, डब्ल्यूएस का मतलब आप डिसऑनेस्ट भी ले सकते हो, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब नॉट श्योर भी होता है, अनसर्टेन। डब्ल्यूएस का मतलब नॉट श्योर अनसर्टेन भी होता है, और डब्ल्यूएस का मतलब डिसऑनेस्ट भी होता है, दोनों चीज होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जर्नल्स क्या थे, बड़े डुबियस नेचर के थे, बड़े डिसऑनेस्ट नेचर के थे, तो सिर्फ वही इशू नहीं है जो कि अवेट कर रहा है, जिसको सॉर्ट आउट करना है, रिजोल्यूशन करना है जिसका, और भी बहुत सारे इशू है जिनको सॉर्ट आउट करना है, ये कहने का मतलब है। सो आपका जो आंसर निकलेगा, बेहतरीन ऑप्शन आपका सी निकलेगा। आप इशू को पकड़ते तो आपको तुरंत पता लगता, समझ रहे हो ना बात को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन सर, अच्छा ये आंसर आ गया ना, चलो अगला क्वेश्चन आ जाए। हैविंग डैश इज विक्ट्री, अपनी विक्ट्री को डैश करने के बाद न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चैट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इट्स डैश विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से अपने फ्यूचर कोर्स के बारे में डैश करेगा, मतलब ऑफ इट्स डैश विद पाकिस्तान, मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ इट्स डैश, मतलब पाकिस्तान के साथ क्या रखना है क्या नहीं उसके बारे में ये करेगा। हैविंग डैश इज विक्ट्री, हैविंग सिक्योर्ड हिज विक्ट्री, हैविंग लॉस्ट विक्ट्री, हैविंग फोर्टिफाइड विक्ट्री, हैविंग एक्सप्रेस्ड विक्ट्री, हैविंग एनहांस्ड विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब जीत होता है, विक्ट्री का मतलब जीत होता है, तो जीत को कोई बढ़ाता नहीं है, इनहांस करने का मतलब इंक्रीज करना होता है, तो जीत को कोई इंक्रीज नहीं करता, जीत को कोई एक्सप्रेस नहीं करता, जीत को कोई फोर्टिफाई नहीं करता, फोर्टिफाई का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज को मजबूत करना, जीत को फोर्टिफाइड नहीं किया, जीत को लॉस्ट करने के बाद मतलब अपनी जीत को हार गया, है ना, लॉस्ट इज विक्ट्री, ठीक है। न्यू, अच्छा जीत को हार गया, ये कैसे हो गया, न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चैट फ्यूचर कोर्स ऑफ प्रमोशंस,
कोर्स ऑफ इट्स प्रमोशंस विद पाकिस्तान। देखो किसी भी देश के दूसरे देश के साथ रिलेशन होते हैं तो आप भी जानते हैं। ब्रदरहुड हो सकता था बट इनहैंस वर्ड का कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। व्यूशिप एक्सप्रेस का सेंस नहीं निकलेगा, फैसिलिटीज का बात नहीं होगा, प्रमोशंस का बात नहीं होगा, बात होगा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस का। जीत सिक्योर कर लेने के बाद पाकिस्तान इंडिया जो है वो आगे पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रखने क्या रखने उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में बात करेगा। ये कहने का मतलब है यहाँ पर आपके सेंटेंस का, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये आया ए आंसर। एट सम प्राइवेट स्कूल्स पीपल्स आर अंडर द डैश ऑफ अ डैश। प्राइवेट स्कूल में अंडर द डैश ऑफ अ डैश होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, ठीक है। अंडर द गाइडेंस हो सकता है सर ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम तो सर एलिमेंट होता है, पैलेडियम तो सर एलिमेंट होता है, केमिकल एलिमेंट होता है जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, तो वो तो सेंस देगा नहीं है। ऑफ अ पैलेडियम मतलब अंडर द, आप स्कूल में कहाँ रहते हैं, अंडर द डैश ऑफ अ पैलेडियम। अगर अंडर द गाइडेंस आप रहते भी है तो टीचर के गाइडेंस में रहेंगे ना, पैलेडियम के गाइडेंस में कैसे रह सकते हैं। अच्छा, अंडर द ट्यूटलेज। ट्यूटलेज का मतलब गाइडेंस ही होता है। मैं आपको बता दूं फिर से, ट्यूटलेज जो वर्ड है वो गाइडेंस का ही सिनोनिम है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब गाइडेंस ही होता है। और प्रिसेप्टर का मतलब होता है आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर, आपका कोच, आपका गाइड, है ना। आपका कोच, आपका गाइड, आपका इंस्ट्रक्टर, टीचर, है ना, कोच, मेंटोर, ठीक है। सब ये लोग कौन होते हैं, प्रिसेप्टर होते हैं, ध्यान रखना है। ये आंसर बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, अंडर द कोचिंग ऑफ अ वेराइटी। वेराइटी का मतलब तो ऑनेस्टी होता है, वेराइटी का मतलब तो ऑनेस्टी होता है। आप ऑनेस्टी के अंडर पे रहेंगे, अंडर द कोचिंग ऑफ द, आप ऑनेस्टी की कोचिंग के अंदर रहेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा सर कहना। अच्छा, एसिडिटी का मतलब मेहनत होता है, अंडर द एसिडिटी ऑफ अ पैलेडियम। पैलेडियम फिर से नहीं लगेगा, मीनिंगलेस होगा। अंडर द कॉन्सेंसस ऑफ द मेंटोर। कॉन्सेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट के अंडर रहेंगे, मेंटर के एग्रीमेंट के अंडर रहेंगे। आप मेंटर के एग्रीमेंट के अंदर नहीं, आप मेंटर के गाइडेंस के अंदर रहते हैं, आप उनकी गाइडेंस के अंदर खुद को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका जो बनेगा बी नंबर ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही होगा। आंसर जो बनेगा बी नंबर ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर गिवन है। आ जाते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन। टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग द एग्रीमेंट सॉट टू। सॉट कहां से आया, सीक से आया, सीक का पास्ट फॉर्म है। द एग्रीमेंट सीक, एस डबल ई का, सीक का मतलब खोजना। सॉट टू डैश इंडस्ट्रियल इमिशंस एंड डैश इनोवेशंस इन द रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। फिर से पढ़िए, टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग को अगर एड्रेस करना है, एड्रेस करने का मतलब ठीक करना है, सॉर्ट आउट करना है। द एग्रीमेंट सॉट टू डैश इंडस्ट्रियल इमिशन। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, एड्रेस करना है, तो इमिशन बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली सर इमिशंस को घटाना पड़ेगा, इमिशन को घटाना पड़ेगा। एंड डैश इनोवेशंस, इनोवेशंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये ट्रिक है यार, ये सोच है, ये माइंडसेट डेवलप करना है। एक चीज घटाना है, एक चीज बढ़ाना है, इधर घटाने वाला वर्ड लगाओ, इधर बढ़ाने वाला वर्ड लगाओ, आंसर लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं काउंसिल, काउंसिल का मतलब तो वैसे हाइड करना होता है, छिपाना होता है। और मैं इनोवेशन को इग्नोर कर दूंगा तो मैं कभी भी ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, स्केलेट करने का मतलब बढ़ाना होता है, स्केलेट करने का मतलब, स्केलेट वर्ड कहां पर लिख दूं यार, स्केलेट, स्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना। और मैं डिले कर दूंगा इनोवेशंस को, अगर इनोवेशंस को डिले कर दूंगा और इमिशंस को बढ़ा दूंगा उल्टा, तो फिर तो मैं सॉर्ट आउट कर चुका अपनी प्रॉब्लम को, उल्टा ही हो जाएगा। अच्छा, इमिशन को रिड्यूस करूंगा और फूस्टर करूंगा। फूस्टर करने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, पावर प्रोवाइड करना, टू स्ट्रेंथन, है ना, टू सपोर्ट, टू मोटिवेट, बढ़ावा देना, पुश करना। मैं सीधा यहाँ पर पुश करना लिख देता हूँ, टू पुश, पुश करना, है ना, पुश करना। फोर्टिफाई करना, फूस्टर करना एक जैसी वर्ड है, फोर्टिफाई करना, फूस्टर करना, मजबूत करना। फोर्टिफाई का मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। फूस्टर का भी मतलब वही होता है, बढ़ावा देना, मजबूत करना, ठीक है, बढ़ावा देना, किसी को पुश करना, ठीक है। रिड्यूस और फूस्टर ये बिल्कुल हो सकता है सर आंसर। अच्छा, आइसोलेट का मतलब सेपरेट करना होता है, इनहिबिट का मतलब प्रिवेंट या रोकना होता है। तो सर मैं इनोवेशंस को रोकूंगा थोड़ी, है ना, मैं इनोवेशंस को रोकूंगा थोड़ी, मैं इनोवेशंस को रोकूंगा नहीं और इनोवेशंस को नेग्लेक्ट भी नहीं करूंगा। आंसर क्या बनेगा सर, रिड्यूस और फूस्टर। रिड्यूस और फूस्टर बिल्कुल आंसर बन जाएगा, एकदम सी नंबर आंसर, एकदम टंके की चोट पे सी नंबर आंसर, ठीक है। आ जाइए आंसर, अगला क्वेश्चन। द एम्बेसडर, the ambassador attempted to dash diplomatic ties after the conflict and urged both nations to dash their strategic objectives. क्या आंसर लगाया जाए, द एम्बेसडर अटेम्प्टेड टू डिप्लोमेटिक टाइज, अटेम्प्टेड टू डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है, आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ज बोथ नेशंस टू डैश। अर्ज का मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट हुआ। अच्छा, अर्ज का मतलब मोटिवेट करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है दोनों नेशन से, ठीक है, कि आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डैश करें। द एम्बेसडर अटेम्प्टेड टू डिसमेंटल डिप्लोमेटिक टाइज, कोई भी एम्बेसडर
ये नहीं चाहेगा कि किसी भी देश के साथ झगड़ा हो या फिर डिप्लोमेटिक टाइज खत्म हो। हर एम्बेसडर का काम ये होता है एक दूसरे देश से अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाना, रिलेशंस को मजबूत करना। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट कर देना, सेपरेट कर देना या तोड़ देना, सेपरेट कर देना या तोड़ देना। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है ना। येलो कलर से सेपरेट कर देना। अब डिप्लोमेटिक टाइज को सेपरेट कर देना और नेशंस को कंफ्यूज कर देना, ये तो होगा नहीं आंसर यार, ये बिल्कुल काट दो, ये आंसर तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। रिवाइव और अलाइन, रिवाइव का मतलब होता है रिन्यू करना, फिर से पुनर्जीवित करना, पूर्ण जीवित करना, फिर से बनाना, पूर्ण जीवित करना, ये हो सकता है सर। अलाइन का मतलब मिलकर चलना है ना, अलाइन का मतलब बिल्कुल मिलकर चलना, कोऑपरेट करके चलना, तो ये हो सकता है सर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मैंने आपको, अगर आप मेरी सिंगल फिलर्स वाली वीडियो देखेंगे तो वहां पर ऑब्सक्योर वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया है। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर। देखते हो एक वर्ड दूसरी जगह आया ना, एक वर्ड दूसरी जगह आया ना दोस्तों। मैं क्यों आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताते चलता हूँ। टू मेक समथिंग अनक्लियर। और आइसोलेट का मतलब होता है फिर से सेपरेट करना, अकेला कर देना। कोरोना के टाइम में आपको आइसोलेशन में रखा जाता था, सेपरेट रखा जाता था, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डिसमिस और एग्जाजरेट, डिसमिस करने का मतलब डिसमिस कर देंगे डिप्लोमेटिक टाइज को ही डिसमिस कर देंगे, और एग्जाजरेट कर देंगे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ा देंगे। एग्जाजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, ओवर एस्टिमेट करना, ओवर एस्टिमेट करना, ओवर एस्टिमेट करना, ठीक है ना, ओवर एस्टिमेट करना। तो सर ये भी आंसर होगा नहीं, ओवर एस्टिमेट कर देंगे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, मीनिंगलेस होगा। अच्छा, विथहोल्ड करना, डिप्लोमेटिक टाइज को विथहोल्ड करके अपने पास रख लेना, और कोलाइड कर देना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, टकरा देना, कोलाइड कर देना। सर ये आंसर होगा नहीं, क्यों करेंगे हम टकरा के, क्या करेंगे। आंसर क्या निकलेगा सर, बी नंबर ऑप्शन आपका रिवाइव और अलाइन बिल्कुल सही माना जाएगा। आंसर आ गया आपके सामने। अगला, कैंडिडेट्स हैव यूजिंग माल प्रैक्टिसेस, आंसर बताएंगे। इन द एग्जामिनेशन बिकॉज दे नो दिस कैन बी डैश। अब कैंडिडेट्स यूज कर रहे हैं माल प्रैक्टिसेस को क्योंकि वो जानते हैं वो डैश होगा, क्योंकि इससे तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर दो सेंस हो सकता है, वो यूज कर रहे हैं माल प्रैक्टिसेस को क्योंकि उनको पता है भाई कोई कोई देखेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, या तो फिर वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कोई देख लेगा, कैमरे लगे हुए, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, डांट पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकता है। अब आपको सोचना होगा अपने दिमाग से आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, प्लीज टेल मी। आंसर आंसर आंसर, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव रिसोर्टेड टू मैल प्रैक्टिसेस। रिसोर्टेड टू का मतलब होता है यूज करना, कोई नेगेटिव चीज यूज करना, ठीक है ना, यूज करना, यूज कर रहे हैं रिसोर्टेड टू। क्योंकि उनको पता है कि वो चैलेंज हो जाएंगी। अगर उनको पता है कि उस चीज के अगेंस्ट में चैलेंज हो सकता है तो फिर वो चीज यूज क्यों करेगा, वो डरेगा नहीं क्या है। अच्छा, प्लान कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये चीज प्रूव हो जाएगी, जब प्रूव हो जाएगी तो वो ऐसा सोचेंगे ही क्यों भाई, फंसना है क्या एग्जाम में। अच्छा, कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि उनको पता है वो चीज डेंजरस होगा। अच्छा, डेंजरस होता तो कोई स्टार्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा भाई, ठीक है, हाँ। अच्छा, स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ये हो सकता है सर आंसर। अच्छा, गिवन अप कर दे रहे, छोड़ दे रहे क्योंकि उनको पता है वो फ्रूटफुल है। भाई मैल प्रैक्टिसेस कहाँ से फ्रूटफुल होती हैं, आप अपना भी लाइफ बर्बाद कर रहे, दूसरे का भी बर्बाद कर रहे। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, चीटिंग करना, कुछ भी करना, किसी भी तरीके की गलत हरकत आपकी मैल प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। मैल वर्ड जहां ही आ जाता है ना वो नेगेटिव होता है, ये भी बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास फिलर पे बताया, सिंगल फिलर पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आंसर आपका बिल्कुल 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 क्या निकलेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी गलत, ई भी गलत, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपने भी डी ही किया होगा आंसर मेरे हिसाब से। आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन एडिशन, ग्रोइंग डैश ऑफ द सोसाइटी ऑन आइडियोलॉजिकल लाइज हैज मेड द जॉब ऑफ डैश फेक न्यूज इजियर। ग्रोइंग डैश ऑफ सोसाइटी, ग्रोइंग मासेस ऑफ सोसाइटी, डाइवर्जेंस, नंबर, पोलराइजेशन, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, नंबर्स में बढ़ना। नंबर्स आप जानते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब डाइवर्ज होना, इधर उधर भटकना, डाइवर्जेंट होना। मासेस का मतलब बहुत ज़्यादा लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। और पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो समाज को बांटा जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है कास्ट के बेसिस पे या फिर धर्म के बेसिस पे, ध्रुवीकरण। पॉलिटिक्स में आपने बहुत ही टर्म सुना होगा, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है ये पार्टी वो पार्टी, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने सुना होगा। आंसर क्या होगा, मासेस, डाइवर्जेंस, नंबर्स, पोलराइजेशन, मल्टीट्यूड। आई वांट योर आंसर्स, आप कमेंट करें आंसर्स।
काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से बताया, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़े थोड़े आंसर करो। देखो, जॉब ऑफ ऑब्जर्विंग फेक न्यूज, ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, स्प्रेडिंग, फाइनेंसिंग। मैं कहता हूँ ये सेकंड ब्लैंक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ फेक न्यूज लिखा है और न्यूज क्या होती है, न्यूज फैलती है, न्यूज फैलाई जाती है, फैलती है। तो उसके लिए स्प्रेड वर्ड आपका बड़ा बेहतरीन है। उसके लिए स्प्रेड वर्ड आपका क्या है, उसके लिए स्प्रेड वर्ड से बेहतरीन वर्ड कोई हो नहीं सकता है। मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी जा रही है ना, वो स्प्रेड वर्ड की जा रही है ना, स्प्रेड वर्ड की जा रही है। स्प्रेड वर्ड की अगर जा रही है, मेरे हिसाब से आंसर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी मेरे को सही नहीं लग रहा है। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का ध्रुवीकरण हो रहा है, और आइडियोलॉजिकल लाइन हैज मेड द जॉब ऑफ, जिसके कारण फेक न्यूज फैलना और आसान हो गया। अब झूठी खबरें फैला दी जाती है, लोग आपस में लड़ जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सिचुएशंस बन जाती हैं। सो पोलराइजेशन एंड स्प्रेडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी मीनिंगलेस टाइप के ऑप्शंस है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, पोलराइजेशन एंड स्प्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 12th, द एक्टिविटीज अप्रूव फॉर टॉटिंग अप अ टीचर्स डैश परफॉर्मेंस। टीचर के परफॉर्मेंस को मेजर करना है, नापना है। इंडिकेटर आर मैनी डैश बियॉन्ड टीचिंग एंड रिसर्च। टीचर्स डैश परफॉर्मेंस, टीचर की आप किस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे हैं, पॉपुलैरिटी, एकेडमिक, क्यूटनेस। अच्छा टीचर कितना क्यूट है, आहा कितना क्यूट टीचर है, ये क्यूटनेस के बेसिस पे आपको अवार्ड देते हैं, बड़े क्यूट टीचर है हमारे, इनको अवार्ड दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। टीचर की क्यूटनेस नहीं, टीचर की नॉलेज काम आती है, ठीक है। टीचर की नॉलेज काम आती है, टीचर का ज्ञान काम आता है, टीचर का क्यूटनेस कितना क्यूट है कितना नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टीचर की स्ट्रेंथ या फिर टीचर की हैप्पीनेस। अच्छा टीचर कितने खुश हैं, है ना, हम लोग मेजर करेंगे टीचर कितने खुश हैं, अगर खुश नहीं है तो उनको खुश करेंगे, है ना। इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा यार। अच्छा अब देखो, टीचर्स स्ट्रेंथ, टीचर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, टीचर पॉपुलैरिटी परफॉर्मेंस। आप भी जानते हैं टीचर का आप क्या चेक करेंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके एकेडमिक्स कैसे हैं, ठीक है। एकेडमिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर मैनी, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड टीचिंग एंड रिसर्च, और वो टीचिंग और रिसर्च के एक्सटेंड जा रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप चेक करेंगे, ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी को नहीं और स्ट्रेंथ को नहीं। आप एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करते हैं किसी भी टीचर का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे आप। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूजन विल बी एलिमिनेटेड इफ द पेयर इंश्योरर इज द स्टेट। अगर गवर्नमेंट पेड करे किसी भी चीज की इंश्योरेंस को या कोई भी चीज, तो द डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस एंड कवरेज इज डैश। तो वो क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन नहीं होगा, मतलब कोई भी किसी पॉलिसी से छूटेगा नहीं, सबको उस चीज का बेनिफिट प्रदान होगा, बेनिफिट मिलेगा। विल बी एलिमिनेटेड मतलब एक्सक्लूजन खत्म हो जाएगा, सब इंक्लूड हो जाएंगे। इफ द पेयर इंश्योरर इज स्टेट, अगर पेयर इंश्योरर जो पे करने वाला इंश्योरर है वो कौन कौन हो आपका, स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। द डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस, वो पब्लिक टैक्सेस से हो, मतलब गवर्नमेंट के पास ही जाता है ना पब्लिक का टैक्सेस, और टैक्स से फिर उस गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों का जो है वेलफेयर के लिए काम करती है, आपको पता है यही सिस्टम चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट का और लोगों का। एंड कवरेज इज डैश, और कवरेज क्या होगा, डैश होगा। तो बोलिए द डैश इज डन थ्रू पब्लिक टैक्सेस, लोडिंग लोडिंग होगा, फंडिंग होगा, फाइनेंसिंग होगा, प्रोजेक्शन होगा, स्पॉन्सरिंग होगा। बात है इंश्योरेंस का, और पब्लिक टैक्स से चीजों को फाइनेंस किया जाता है, गवर्नमेंट उसी से अपना फाइनेंस रेस करती है। स्पॉन्सरिंग नहीं होगा, आप स्पॉन्सर या लॉन्च नहीं कर रहे, आप प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग नहीं कर रहे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फोरकास्ट करना वगैरह, ये सब होता है, ठीक है, फोरकास्ट करना ये सब आप नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा फाइनेंस हो सकता है, फंडिंग बिल्कुल हो सकता है, लोडिंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी या सी में से ही कुछ होगा। अगर मैं सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचो तो कवरेज इज इमेजिनरी या कवरेज इज यूनिवर्सल। जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हर चीज तो वो कवरेज सब तक पहुंचेगा, और आप यहाँ पर लिख भी रहे हैं कि हमें एक्सक्लूजन खत्म करना है। एक्सक्लूजन खत्म करना है मतलब सबको इंक्लूड करना है, सबको इंक्लूड करने का मतलब जो कवरेज होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर किया है वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ये देखिए सी आंसर आपके सामने हाजिर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, पढ़िएगा जरा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये अभी हमने पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन अभी हमने किया ना। अरे हे भगवान, क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, सिक्योर्ड और रिलेशंस, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया 14th नंबर, 15 ठीक है ना, चलो 15 ठीक है। चलो 15 पे आ जाओ। द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्स टू डैश द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड डैश द सेल्स। जो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या एम कर रही है, टू डैश द कस्टमर,
मतलब कस्टमर को इनहेंस ही करेगी, अच्छा ही करेगी कुछ, है ना। न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो खराब करने के लिए तो नहीं होगी। अब इनहेंस कस्टमर इंटरेस्ट, क्रिएट, जनरेट, रिस्ट्रेन या कैंसिल, सॉरी, कैंसिल तो करेगी नहीं, ठीक है। रिस्ट्रेन करेगी नहीं, रिस्ट्रेन का मतलब रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है। जनरेट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, इनहेंस हो सकता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में सेल्स को डिक्रीज नहीं करेगी, सेल्स को इग्नोर नहीं करेगी, सेल्स को क्या करेगी, बूस्ट करेगी। आंसर क्या निकलेगा, सी। बूस्ट करने का मतलब बढ़ाना होता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट डबल फिलर्स। वैसे तो 14 हो गए, एक रिपीट हो गया गलती से, सॉरी, ध्यान नहीं दिए। स्लाइड चेक नहीं किया, स्लाइड बना देते हैं ना, कंटेंट राइटर, गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़रूर से शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपके वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको और भी वीडियोस की ज़रूरत है, तो मुझे से मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर कोई नए टॉपिक के साथ, कोशिश रहेगा ट्रिपल फिलर्स या फिलर्स के कोई टॉपिक या अदर टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।